नमस्कार, मैं सुमित कुमार कश्यप जुड़ रहा हूँ आपसे जीएनजे के माध्यम से। जैसा कि हम एनपीओ करने के लिए हमने एक सिलेबस ऐड कर रखा है, तो उसको 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। तीसरा लेक्चर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले 2 लेक्चर में क्या कराया। पहले 2 लेक्चर में मैंने कुछ नहीं कराया, सिर्फ एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समझाया एक क्वेश्चन से। ठीक वैसे ही जैसा आप आज देख पा रहे हो मेरे सामने लेक्चर 3, ये जो लिखा हुआ ना लेक्चर 3, ये लेक्चर 3 कंप्लीट करेंगे हम किससे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ के। और इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक मीनिंग समझेंगे, फीचर समझेंगे, मतलब दिखता कैसे है, क्योंकि इसमें से ना थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। अब सीन ये है कि इसमें जो थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर करेंगे कैसे, तो उसके लिए मैंने कुछ 6 पॉइंट्स लिख दिए हैं ये, ठीक। तो 6 पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, फिर ये क्या है सर जी, ये मैंने एक छोटा सा एक प्रिसाइज थोड़ा सा करके आपको एडवांटेजेस एक ही जगह पे बताने की कोशिश करी है, तो आप इसका इस्तेमाल करके अपने एडवांटेजेस को भी समझ सकते हैं। फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे जो आपके सामने दिख रहा है ये वाला, और इस क्वेश्चन को करने के बाद हम इस चैप्टर को इस लेक्चर को खत्म कर देंगे, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं शुरुआत से। देखो पहले मीनिंग दे रखा है, मीनिंग का मतलब है कि इट इज द सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी एंड इट्स प्रिपेयर्ड टू सर्टेन वेदर द करंट इनकम आर इन एक्सेस ऑफ करंट एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। मींस कि ये एक तरीके से ऐसा मान लो P&L अकाउंट ही है, उसी के जैसा ही होता है, जैसे उसमें प्रॉफिट और लॉस दिखते हैं यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर दिखते हैं अपन, ठीक। अब सीन क्या है कि सर इसमें हम जैसे वहां पर तो हमें प्रॉफिट पता चलता है, यहाँ पे क्या पता चलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट पता चलेगा। मतलब बात वही है, घुमाने वाली बात है। जहाँ लॉस देखते हैं यहाँ डेफिसिट बोल देंगे, वहाँ प्रॉफिट देखते हैं यहाँ सरप्लस बोल देंगे, और जो भी इससे रिलेटेड बातें आएंगी मैं आगे बता दूंगा। तो मीनिंग में इतना ही है। किस तरीके का अकाउंट होता है सर जी, नेचर क्या होता है, अगर एक नंबर में पूछ लिया जाए सर नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, तो कह दीजिएगा नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड इन इट, किस तरीके के आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं इसमें, रेवेन्यू इन नेचर आर रिकॉर्डेड इन, ऑल कैपिटल नेचर आर इग्नोर्ड व्हाइल प्रिपेयर्ड। मतलब जब हम ऐसा बना रहे होंगे ना, तो आप कैपिटल अकाउंट जैसे या कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे जो भी नेचर के एक्सपेंडिचर होंगे वो नहीं करेंगे आप इसमें रिकॉर्ड, लेकिन रेवेन्यू नेचर के करेंगे। जैसे कैश बेसिस पे सिर्फ कैश के करें, यहाँ पे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर इनकम करेंगे, कैपिटल नेचर की नहीं करेंगे। नो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक, इसमें ना तो ओपनिंग बैलेंस होता है P&L अकाउंट का। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है कि नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। देखो नॉमिनल अकाउंट अपने आप में वो अकाउंट होता है जो उसी समय या उसी साल के दौरान खत्म हो जाए, जिस समय बना उसी साल उसका पर्पस खत्म हो गया, खत्म। जो रिकरिंग नेचर में अकाउंट चलते हैं वो रियल अकाउंट्स में आते हैं। जैसे कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बचा था, स्टार्ट ओपनिंग से हुआ था। अगर आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो लेक्चर नंबर 2 जो है आप देखिएगा, ठीक है, मैंने बताया है वहां पे। This account is prepared in the same manner in which P&L account is prepared. As such, all adjustment relating to the current year, such as depreciation, outstanding expenses, prepaid expenses, earned income, etc., are taken into consideration while preparing the income and expenditure account. इसमें जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे वो सारे आपको लेने पड़ेंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। प्रीपेड मतलब समय से पहले आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए तो एक्सपेंसेस असेट जैसे दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही जब आप कुछ पैसा कमा लेते बट आप रिसीव नहीं कर पाते, उसे हम अक्रूड इनकम में लेने लग जाते हैं। वो सारी चीजें एक्सपेंडिचर हो गया बट पे नहीं गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। तो ये सारे एडजस्टमेंट हमें P&L अकाउंट यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करने पड़ते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चन करेंगे आज, और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है जी। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/मार्च 2021 ऑफ एंटरटेनमेंट क्लब। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे आपको छोटे छोटे, ठीक है। अच्छा, तो कैसे करेंगे सर, देखो ये ना, ये क्वेश्चन है पूरा। जो मैंने ब्लू से लिख रखे हैं ना वो सारे के सारे डेबिट साइड का अमाउंट है, जो रेड से लिख रखे हैं वो सारे के सारे मैंने अमाउंट मतलब एक्सपेंडिचर अमाउंट में डाल रखे हैं, क्रेडिट साइड में। रेड से लिखने का पर्पस यही था कि आपको बस ना इधर से पता ही चल जाए। यूजुअली क्या होता है बुक में ना हमें ब्लैक फॉर्मेट दे रखा होता है, तो ब्लैक फॉर्मेट में बच्चे कई दफा डिफरेंस नहीं कर पाते, तो मैंने रेड से कोशिश करी है कि पेमेंट साइड है, ब्लू से इनकम साइड। तो इससे थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप भी बन जाएगा कि ये डेबिट और क्रेडिट साइड कैसी होती है इनकम और एक्सपेंडिचर की।
सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट की। तो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देते हैं। ये मैं अभी बाद में बताऊंगा, जब ये आ जाएगा ना इसका पॉइंट तब बताऊंगा। तो एक अकाउंट जैसे कल बनाया था ऐसे यहाँ पे भी एक अकाउंट बनाएंगे दोस्त, बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में वैसे तो इतने एडजस्टमेंट्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक एडजस्टमेंट आपका मेन है जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन आज के लिए सेलेक्ट किया है। वो जब मैं आपको बता दूंगा, जब वो खत्म हो जाएगा ना लास्ट में, तब आपको समझाऊंगा, या फिर बीच में भी आ जाएगा तो भी समझा दूंगा। समझ तो आप गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ वैसे। चलिए सर, ये फॉर्मेट मेरा बन चुका है। ये लिखेंगे अमाउंट पर्टिकुलर, PARTICULAR। यहाँ डालेंगे ऊपर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि ये वाली साइड होती है इसमें इनकम की, यहाँ आई लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ आई, येलो से आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो रेड से दिख जाएगा आई। और यहाँ लिख देता हूँ एक्स ई, सॉरी, जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये एक्सपेंडिचर साइड है। ठीक है। अब सीन क्या है समझ लेते हैं। वही कल की तरह एक एक पॉइंट उठाएंगे और उसको समझते हुए चलेंगे। ठीक, देखो ऊपर आओ। मैं पेमेंट साइड मेरे को कम दिख रही है तो मैं पेमेंट को पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। पेमेंट दिख रहा है आपको रेंट। वैसे अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती तो मैं पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन से बात करता, लेकिन अभी इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो मैं एक एक चीज़ उठाऊंगा, एक एक चीज़ आपके सामने लिखते चलाऊंगा। यहाँ दे रखा सबसे पहले रेंट, यहाँ लिखो टू रेंट। एक्सपेंडिचर साइड ये है, डेबिट साइड। ठीक है जी, 48,000। उसके बाद फर्नीचर परचेज, मैंने बोला ना आपको जो कैपिटल नेचर का आइटम होगा, आप जैसे कि असेट जो है, असेट बैलेंस शीट का आइटम है, वो यहाँ नहीं लिखेंगे P&L में हम, वो हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट में डायरेक्ट। हाँ, इस पर अगर डेप्रिसिएशन लगता तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके आता, इसको आप अभी छोड़ दो। सैलरी कितना है भैया? 2,40,000। उसके बाद क्या है? रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम 12,600। ठीक है। टेलीफोन चार्जेस 18,200। टेलीफोन चार्जेस 18,200, ये भी हो गए। प्रिंटिंग 4,100। प्रिंटिंग के बाद इन्वेस्टमेंट परचेज लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट परचेज को नहीं लेंगे क्योंकि असेट का आइटम है, बैलेंस शीट में जाएगा। कैश बैलेंस आपने भी ऊपर पढ़ाई था फीचर्स में, ओपनिंग क्लोजिंग कैश यहाँ पे नहीं लिखते। जैसे ही कैश बैलेंस क्लोजिंग नहीं लिखेंगे तो कैश बैलेंस ओपनिंग भी मैंने हटा दिया। ओके, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था वो आ गया है। लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी ऐसा होता है जैसे कि अब जैसे कोई बच्चा मेरे पास अगर पढ़ने आता है, वो मुझे 1 महीने की फी देगा तो 1 महीने पड़ेगा, 1 साल की देगा तो साल भर कोर्स खत्म हुआ तब तक पड़ेगा। लेकिन अगर पूरी जिंदगी की फी दे देता है कोई बंदा, तो वो पैसा हमारे ऊपर जिम्मेदारी बन गया, तो वो हमारा रेवेन्यू नेचर का नहीं हुआ, वो कैपिटल नेचर का हो जाता है। यही मैं समझाने के लिए पॉइंट छोड़े हुए था। अब देखो जरा, लाइफ मेंबरशिप फी।
लाइफ मेंबरशिप फी आर द लमसम, कैसा बेटा, लमसम, लमसम समझ लो, मतलब इकट्ठा पैसा जब आपको मिल जाता है ना, इकट्ठा पैसा, लमसम फी दैट आर पेड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम बाय एवरी मेंबर ऑफ एनपीओ, यानी कि कोई भी मेंबर पूरे जीवन में एक बार फी देता है और पूरी जिंदगी वो आपका मेंबर बन के रहता है, उस फी को हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। वो हमारे ऊपर एक तरीके से कर्जा बन जाती है, या कर्जा ना हो तो लाइबिलिटी ही समझिए उसे, बात एक ही है। तो वो पैसा हम रेवेन्यू नेचर का ना मान के कैपिटल नेचर का मानते हैं, है ना। इन एक्सचेंज ऑफ दीज फीस ऑफ द मेंबर कैन कंटिन्यू हिज मेंबरशिप विद एनपीओ थ्रू आउट हर लाइफ, थ्रू आउट यानी पूरी जीवन भर, जिंदगी तक वो आपके एनपीओ का हिस्सा रहेगा। तो ये जो फीस है तो मेरी इनकम, इसीलिए इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीप्ट इन द बैलेंस शीट, तो हम इसको यहां पर नहीं लेंगे। ओके है जी, चलिए साहब, बस ये समझाना था इसमें आज। अब हमारे इधर साइड के तो सारे आइटम्स हो गए, इधर आ जाओ। लाइफ मेंबरशिप फी हो गई, लॉकर्स रेंट, लो जी, बाय लॉकर्स रेंट, कितना रेंट है, 22,000 रुपये। एंट्रेंस फी कितनी हो गई, एंट्रेंस फी 5,700 रुपये। सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, सब्सक्रिप्शन ये देखो, ये समझने वाला पॉइंट है। मैं अकाउंटिंग किस ईयर की कर रहा हूं दोस्त, 31 मार्च 2021 की, ठीक, 31 मार्च 2021 की अकाउंटिंग कर रहा हूं, जरा समझना मेरी बात को। तो इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर कौन सा हो गया, अकाउंटिंग ईयर हो गया 2021, 2020 से 21। अब इससे पहले का जो ईयर होगा 19-20, और इसके बाद का जो एक ईयर होगा 21-22, इसको ध्यान में रखो। इससे रिलेटेड पैसा अगर आपको यहाँ तक मिलता है तो ये हो गया एडवांस, इसका पैसा अगर यहाँ पे मिलता है तो ये होगा आउटस्टैंडिंग, मतलब पिछला पैसा अगर मिलने से रह गया था तो इस साल का ओपनिंग असेट है। अगले साल का पैसा जो अभी साल आई नहीं है, वो अभी पैसा मिल रहा है, तो वो इस साल के क्लोजिंग तक जब मिला है तो वो इस साल का क्लोजिंग लायबिलिटी बन जाएगा। भाई आज मुझे कोई कल का पैसा आज ही दे दे, तो आज के लिए तो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया ना, और पिछले कल का पैसा मुझे आज मिला, तो मेरे लिए तो वो असेट ही था, यानी कि रिसीवेबल अमाउंट था। जैसे डेटर होता है, बीआर होता है, अदर रिसीवेबल्स होते हैं, ऐसे ही पिछला पैसा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव करने से रह गया था, वो पैसा मैं आज रिसीव करूंगा, तो इस साल का ओपनिंग असेट हो गया। 2019-20 यानी कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसकी ये 14,200 जो है ओपनिंग रिसीवेबल है सब्सक्रिप्शन का। तो 2021 की इनकम कितनी हुई, 3,46,000, और ये इनकम नहीं है, ये रिसीव हुई है 3,46,000। इस साल का मिला है 14,200, पिछले साल का मिला है 11,600, अगले साल का जो आया ही नहीं उसका मिल गया। अब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा करूंगा, मैं एक अकाउंट बनाऊंगा छोटा सा, और उस अकाउंट को बनाने के लिए अपने को क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना ले जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट बना लो। और ये हो गया जादू, ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिए नोट 1, मैं एक अकाउंट बनाऊंगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जब मेरे पास, ये ध्यान रखना आप हमेशा, जब आपके पास एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाए ना किसी एक आइटम की, तो उसको जोड़ घटाव करने से बेटर है कि आप एक अकाउंट बना लो। अभी तो कुछ भी नहीं है, जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएंगी, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से क्या हो जाता है कि दिक्कत होती है समझने में, तो मैं उसके लिए एक अकाउंट प्रेफर करता हूँ। ठीक है, आप अकाउंट बना लीजिए, एक ही अकाउंट से सारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक, अब जैसे मैंने बताया कि सब्सक्रिप्शन पिछले साल का जो मिलना रह गया था,
वो आपके क्या हो गए, वो आपके ओपनिंग एसेट हो गए, यानी कि रिसीवेबल हो गए ये वाले 14,200 रुपये। यहाँ लिखो टू बैलेंस बीडी। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो मुझे व्हाट्सएप में बता दीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको फॉर्मेट अलग से भी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगली साल का पैसा इसी साल मिल गया है तो वो तो लायबिलिटी हो गया, तो इस साल की क्लोजिंग लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो ओपनिंग लायबिलिटी तो मेरे पास कुछ थी नहीं, मतलब इस साल के शुरुआत में तो कोई एडवांस था नहीं। साल के एंड में ले लो आप। कितना है? 11,600। ठीक है जी। यहाँ मैं इसकी फ्रेमिंग करूंगा। अच्छा, बाकी जितना पैसा टोटल में आपको रिसीव हुआ है वो आप देखो कितना है, एक साथ लिख लो उसे। ये दिख रहा है आपको 3,71,800 रुपये जो मैंने मार्क किया। ये टोटल पैसा इस साल पूरा मिला है, मतलब पिछला, अगला और इस साल का सब मिला के। तो उसे लिखो बाय कैश। बताऊंगा रीजन कैसे। ठीक है, ये 3,71,800 आपने लिख लिए क्रेडिट साइड, क्योंकि जब पैसा मिलता है तो आता है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होता है। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जब हम बनाएंगे तो क्रेडिट साइड बाय कैश के नाम से आएगा ये, ठीक है, ऐसे करके। चलो अभी मैं हटा देता हूँ इसे। ठीक, चलो जी, इसको करो आप टोटल, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो क्लोज हो गया। जो साइड बड़ी होती है उसको टोटल दोनों साइड लिखते हैं। इसको और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3,46,000। यहाँ लिखेगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब जो भी बैलेंस बचा, अगर इधर बच रहा है सब्सक्रिप्शन में तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और अगर इधर बच रहा है तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा कैश के नाम से, और अगर दे रखा है इनमें से एक अमाउंट कोई ना कोई दे रखा होगा आपको, ठीक है, अदरवाइज दूसरा वाला बचेगा। तो ये वाला पूरा अमाउंट उठा के ले जाइए आप। बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अच्छा, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, ओए होए, आपको स्विमिंग पूल के लिए डोनेशन मिली है, मत लीजिएगा इसे, मतलब ले लीजिएगा अकाउंट में मत, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मत लीजिएगा। क्यों? जब कोई भी डोनेशन अगर आपको खर्चा चलाने के लिए मिलती है तो आप उसे इनकम मान सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली नाम जुड़ के आ रहा है किसी बिल्डिंग का, स्विमिंग पूल का, किसी असेट को बनवाने का, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का, तो वो स्पेसिफिक ग्रांट हो जाती है। आने वाले लेक्चर्स में एक एक पॉइंट सबका लिखवा दूंगा, तो परेशान नहीं होने का। ठीक है, तो स्विमिंग पूल एक तरीके से कैपिटल एसेट हो गया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, लेकिन ये इंटरेस्ट, मिसलिनियस इनकम और इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, ये तीनों लेंगे 15,700, 12,000। ठीक है, 15,700, 12,000। इंटरेस्ट मिसलिनियस इनकम, ले लो इंटरेस्ट। मिसलिनियस इनकम, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ये मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं, जो नोट्स मुझे लिखाने थे वो मैं आपको पहले लिख के दे दिए हैं, समझा भी दिया है। अब मुझे करना है सिर्फ बैलेंसिंग। मैं बैलेंसिंग के लिए पहले फॉर्मेट को क्लोज करूंगा। चलो साहब, ठीक है।
क्लोज कर लेते हैं इसे, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक, चलिए इनका करेंगे टोटल, टोटल कल की तरह, ठीक है जी। कैलकुलेटर लाता हूँ। चलो साहब, तो पहले क्रेडिट साइड से जोड़ते हैं। 22,000, 5700, 3,46,000, 15,000, 700, 12,000, ये हो जाता है 4,01,400। इसे माइनस करो, 48,000, 2,40,000, 12,600, 18,200, 41,00, 78,500 बचेगा। आंसर आपका सामने है। तो पहले लिख देता हूँ मैं आपके लिए कितना कितना आया, मैंने चेक कर लिया आंसर। चार लाख 1,400, ठीक। दोनों साइड टोटल लिखेंगे, इसमें से सारी चीज़ें माइनस होंगी, ये वाली माइनस होने के बाद यहाँ जो बचेगा वो सरप्लस हो जाएगा, टू सरप्लस 73,500। आंसर आपका आ गया है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया, ये रहा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये आप जो है एक बार रिवीजन में जरूर लीजिएगा, और जितने भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ तो प्लीज़ एक बार कॉपी में मेंटेन कर लीजिएगा, तो आपको एक साथ सारी चीज़ें मिल जाएंगी जब आप रिवीजन के लिए बैठेंगे। और एनपीओ एक ऐसा चैप्टर है, वो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 12th में पढ़ें, वो जो है आपको सीयूटी में भी फायदा देगा, वहाँ पर सिलेबस में पूरा चैप्टर है। तो जिन बच्चों ने पिछले साल नहीं पढ़ा था उनको इस साल दिक्कत आई है, तो बेटर ये होगा कि आप इसको तमीज से कर लें, और आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर तो आप बार बार कर सकते हैं, ये भी फायदा है, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे बता, आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।